एक सूत्र बाय अरविंद में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली बार इन और यांग के विचार पर वार्ता कर रहे थे कि जो चाइनीज ट्रेडिशनल सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण विचार है, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर उसका मैनिफेस्टेशन इन और यांग का देखा जाए तो वो क्या है। तो अगर इन यांग के और मैनिफेस्टेशन की बात करें तो अगर कोई आदमी एक्यूट डिजीज से पीड़ित है, मतलब यानी अभी तुरंत बीमारी आई है, तो यह यांग नेचर की बीमारी कही जाएगी। और अगर ग्रेजुअल धीरे धीरे वो बीमारी आई है और क्रॉनिक डिजीज हो गई है तो वो इन बीमारी कही जाएगी। इनके अंतराल में अगर बहुत तेजी से बीमारी तुरंत ही आ गई है तो ये रैपिड ऑनसेट जिसको बोलेंगे वो यांग नेचर की बीमारी होगी। और अगर ग्रेजुअल ऑनसेट है, धीरे धीरे बीमारी आई है, प्रवेश कर रही है, तो इसका मतलब यह है इन नेचर की बीमारी है, नेचर की बीमारी है केवल। अगर परिवर्तन पैथोलॉजिकल चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं तो इसका मतलब ये यांग नेचर की बीमारी हो रही है। लेकिन अगर लिंगरिंग धीरे धीरे करके बीमारी डेवलप कर रही है तो इसका मतलब कि ये इन नेचर की बीमारी है। उसी प्रकार अगर गर्मी लग रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यांग नेचर की है, क्योंकि यांग का प्रसरणशील है तो इसलिए यांग नेचर की बीमारी है। और अगर ठंडक लग रही है तो इसका मतलब इन नेचर की बीमारी है। अगर कोई रोगी अपने सारे कपड़ों को उतार फेंक रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह हीट या इस यांग नेचर की बीमारी से पीड़ित है। और अगर वह उसको अपने आप को कवर करना चाहता है, अपने आप को ढकना चाहता है, अपने आप को कपड़े खूब पहनना चाह रहा है, कपड़े से ढक लेना चाह रहा है, तो इसका मतलब कि वो इन नेचर की बीमारी से पीड़ित है। अगर वो कोई बीमार व्यक्ति हो और वो फैल के सोना चाहे, इसका मतलब कि वो यांग नेचर की बीमारी से पीड़ित है। मतलब बीमारी का जो नेचर है वो यांग प्रकृति का है। और अगर वो चाहे कि नहीं वो सिकुड़ कर, क्योंकि सिकुड़न जो है वह इन नेचर की है, तो इसका मतलब कि इन नेचर बीमारी है। अगर शरीर के हाथ और पैर गर्म है, इसका मतलब यांग नेचर है। और अगर ठंडे हैं तो इसका मतलब इन नेचर की बीमारी है। अगर चेहरा लाल भभूका हो रहा है, इसका मतलब कि वो यांग नेचर की बीमारी है। और अगर उसका चेहरा पीला जर्द पड़ रहा है तो इसका मतलब कि वह इन नेचर की बीमारी है। अगर उसको ठंडक ठंडी चीजें पसंद आ रही हैं, वो ठंडा पदार्थ पीना चाहता है, इसका मतलब कि यांग बीमारी से पीड़ित है। और अगर वो उसको हॉट ड्रिंक्स, वो गर्म चीजें पीना चाहता है, चाय पीना चाहता है, कॉफी पीना चाहता है, गर्म कॉफी गर्म चाय, तो इसका मतलब कि वह इन बीमारी से, इसमें नेचर की बीमारी से पीड़ित है। अगर उसकी आवाज बहुत तेज है, लाउड है, तो इसका मतलब कि वो यांग नेचर की बीमारी है उसकी। और अगर वो वीक वॉइस है इसकी, तो इसका मतलब कि इन नेचर की बीमारी है। अगर वो कोई बीमार व्यक्ति बहुत अधिक बोले, इसका मतलब कि लाउड लाउड बोल रहा है, या बहुत तेज बोल रहा है, या बहुत अधिक बोल रहा है, टॉक्स टू मच, इसका मतलब कि वो यांग नेचर की बीमारी से पीड़ित, मतलब उसकी बीमारी यांग नेचर के समय है। और अगर वो बिल्कुल बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहता है आपसे, इसका मतलब कि वो इन नेचर की बीमारी है। अगर उसकी ब्रीदिंग जो है बहुत तेज तेज गहरी है, तो इसका मतलब कि कोर्स ब्रीदिंग जिसको बोलेंगे, तो इसका मतलब कि यांग नेचर है। और अगर बहुत शैलो और वीक है, बहुत धीमी धीमी है, और उसकी ब्रीदिंग सांस लेने की बहुत धीमी है, तो इसका मतलब कि इन नेचर की बीमारी है। अगर उसको बहुत प्यास लग रही है, तो इसका मतलब कि जैसे गर्मी में हम लोगों ने कहा था कि यांग नेचर की बीमारी है, और वो अपने को फैला के पैर सोना चाहता है, तो उसको मतलब हीट अगर है, तो उसको अगर वो खूब प्यास उसको लग रही है, तो इसका मतलब कि हीट बढ़ी हुई है, अर्थात यांग नेचर की बीमारी है। और अगर वो उसको कोई प्यास ही नहीं लग रही है तो इन नेचर की बीमारी कह रहे हैं। अगर यूरिनेशन उसका बिल्कुल बहुत कम हो
और डार्क हो। तो यानी क्या हुआ कि यांग नेचर की बीमारी में गर्मी लग रही है, इससे यूरिन सूख जाते हैं, कम हो जाता है, द्रव सूख जाते हैं, इसका मतलब कि यांग नेचर की बीमारी है। और अगर प्रोफ्यूज प्रोफ्यूज यूरिनेशन हो और जिसमें आप समझ लीजिए उसका रंग कम हो, रंग जो उसका येलोइश होता है उस रंग कम हो, पानी की तरह हो, तो इसका मतलब कि वो इन नेचर की बीमारी से पीड़ित है। अगर कब्जियत है, इसका मतलब कब्जियत का अर्थ हुआ कि गर्मी की वजह से, यांग नेचर की वजह से वो उसके मल सूख रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो अगर कॉन्स्टिपेशन तो यांग नेचर की बीमारी है, और अगर उसको लूज स्टूल हो रहे हैं तो इसका वह इन नेचर की बीमारी है। अगर उसकी जबान लाल है और उसमें येलो कोटिंग है तो इसका मतलब यांग नेचर की बीमारी है। लेकिन इसके विपरीत अगर उसकी टंग टंग का जो नॉर्मल नेचर, जो नॉर्मल कलर है वो पेल पेल रेड कहा जाता है। पेल रेड माने उसमें हल्का सा येलोइश भी हो, हल्का सा येलोइश भी हो, और पेल, और जो उसमें रेडिश भी हो, पीत लाल जिसको बोलते हैं। तो येलोइश हो, हल्का सा येलोइश लेकिन रेडिश हो, तो वो उसका कलर है। लेकिन अगर पेल है, रेडिश, रेड एलिमेंट कम हो जाए, रेड कलर कम हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इन नेचर की बीमारी उसकी है। अगर पल्स आप देखें तो फुल पल्स मतलब पूरी पल्स आए, तो इसका मतलब कि वो यांग नेचर बीमारी है। और अगर अगर उसकी एम्प्टी पल्स है, पल्स खाली भी जा रही है, कुछ कम धीमी आ रही है, तो यह है इसका मतलब कि इन नेचर की बीमारी है। और अगर अब ये माने कि अगर एनर्जी के रेफरेंस में हम लोग बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जहां यांग नेचर की बीमारी को बताती है, वही पोटेंशियल एनर्जी का अर्थ ये है कि इन नेचर की बीमारी है। ये नेचर की बीमारी के संबंध में बात कही गई कि हम लोग कैसे इसको समझें कि क्या हम लोग का नेचर है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि अब शरीर में स्थापन कैसे कैसे किया गया, शरीर में कैसे स्थापना की गई कि ये हमारी बीमारी किस उसमें है, हमारे ये इन और यांग का क्या शरीर में है, हमारे किस रूप में हम उसको देखें। तो देखिए, शरीर में हम लोगों ने टिश्यू कहा, हम लोगों ने रक्त कहा। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू तो भौतिक आधार, टिश्यू क्या है? भौतिक आधार है। तो वो भौतिक आधार क्या है? हम लोग कह रहे थे भौतिक आधार इन है, तो इसका मतलब कि भौतिक आधार इन की प्रकृति को बता रहा है। यानी टिश्यू जो है हमारे इन की प्रकृति को बता रहे हैं, और इन्हीं पर, इस भौतिक आधार पर ही यांग यांग क्या है? यांग जो है, यांग क्या है? ऊर्जा, ऊर्जा के रूप में है। तो वो क्या होती है? इसी पर यांग ऊर्जा जो है वह अन्य ऊतकों का पुनर्गठन करती है या पुनरुत्पादन करती है। अन्य टिश्यूज का जो डेवलपमेंट होता है वो यांग नेचर की वजह से होता है। यांग, अब भोजन हम लोग लेते हैं तो भोजन तो हम लोग इन कहेंगे क्योंकि वह पदार्थ है, वो पदार्थ है, भोजन इन है। जिस पर हम लोग मेटाबॉलिक परिवर्तन कराते हैं, तभी तो हम लोग उसको पाचन में रखते हैं। तो मेटाबॉलिक क्रिया जो होती है, तो ये मेटाबॉलिक क्रिया जो है वो यांग नेचर की है। उसके बाद देखिए क्या होता है, अनेक टिश्यू होते हैं, तो जो अनेक टिश्यू इन है और ऊर्जा यांग है। तो फिर इस जो इन है, इस जो हमारे पास पौधा पदार्थ आया, भोजन आया, ये वर्चुअली इन है, लेकिन इसमें मेटाबॉलिक परिवर्तन हुए, इससे हम लोगों ने क्या बनाया? इससे फिर इन बनाते हैं, फिर कोई पदार्थ बनता है और कोई पदार्थ बनेगा और ऊर्जा का निर्माण होगा। तो ऊर्जा जहां निर्माण होगा तो वो फिर यांग हो जाएगी। तो यानी इन से भी, इन पर जब मेटाबॉलिक क्रिया होगी या यांग पर, इन पर यांग एक्ट करती है, तो पुनः इन बनेगी और पुनः यांग बनेगी, साथ ही साथ इन और यांग दोनों बन जाएंगे। अब लेडी का जो अगर ओवा को आप बोले तो वो क्या है? इन है, और जो है स्पर्म है वो यांग नेचर का है। तो वो उस पर एक्ट करता है और एक्ट करने के बाद फिर एक किसी इन की सृष्टि करता, और इन और यांग दोनों की सृष्टि करता है। नए शरीर में इन भी है और शरीर में यांग भी है। तो अब इस अवधारणा पर
इन और यांग की अवधारणा पर शरीर के जो अवयव शरीर के अंतस्थल में थे, अंदर थे, आंतरिक अवयव जिनको कहा गया था, आंतरिक ऑर्गन्स जो थे, वो बाहरी प्रभावों से मुक्त रहे। उनमें बाहरी प्रभाव नॉर्मली अटैक नहीं करते हैं जब तक अंदर कहीं ना कहीं मेरिडियन के माध्यम से जाए, तो वो उनको उनको इन कहा गया, इन नेचर का कहा गया। जबकि बाहरी त्वचा और जो बाहरी मांसपेशियां थी, जो बाहरी सतह पर थी अधिकांशतः, और उन पर बाहरी प्रभाव अधिक लगते थे, अधिक प्रभावी होते थे। जो बाहरी वातावरण का जो प्रभाव है वो उन पर अधिक था, तो वो त्वचा और बाहरी जो भी मांसपेशियां वगैरह हैं, तो इनको यांग नेचर का कहा गया। उसी प्रकार जो शरीर का निचला भाग जो था वो किसके संपर्क में था? वो अधिकांशतः नाभि से नीचे भाग क्या, वो पृथ्वी के अधिक संपर्क में होने के कारण इन नेचर का था। जबकि नाभि से ऊपर का भाग सूर्य या आकाश के संपर्क में होने के कारण वह अधिक क्या कहलाया? वो स्वर्ग या सूर्य इनको माने यांग नेचर का, तो वो यांग नेचर की कही गई। क्योंकि शरीर का अगला भाग, अब अगला भाग जो हाथ पैर सभी, इनको क्या था कि इनको हाथों पैरों से हम लोग ढक सकते थे, तो इनको ढक सकते थे, इनको ढका जा सकता था, इसलिए इन कहलाए। लेकिन जिस शरीर का भाग जो पिछला भाग था, पीठ वगैरह का भाग, उनको आप ढक नहीं सकते थे, उनको अपेक्षाकृत ढक नहीं सकते थे, इसलिए वो यांग नेचर के कहलाए। तो आंतरिक इन और बाहरी यांग दोनों को जीवन की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक माना गया, और वो उनके संबंध पारस्परिक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए संबंध माने गए, क्योंकि बिना दोनों के सहयोग दिए हुए शरीर की सुरक्षा नहीं की जा सकती। अगर इन कहीं कमजोर पड़ गया तो क्या होगा? वो यांग को इसलिए कमजोर करेगा क्योंकि पदार्थ तो वही है, उसी पर तो एक्ट करना है। तो वो पदार्थ जो है उसको इन है, वो तत्व नहीं दे पा रहा है, तो यांग कमजोर हो जाएगा। अगर यांग कमजोर है, यांग अगर कमजोर हो गया तो वो इनको बाहरी आक्रमणों से कोई रक्षा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन तो यांग तो बाहरी था। तो अगर यांग कमजोर हो गया तो वो आंतरिक अवयवों को, आंतरिक ऑर्गन्स की रक्षा कैसे कर पाएगा? इसलिए जो अगर इन और यांग के दोनों के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, यानी संतुलित नहीं है, तो बीमारी अधिक आ सकती है। क्योंकि इन कमजोर होगा तो यांग को भी कमजोर बनाएगा, और यांग कमजोर होगा तो इनको भी कमजोर बना देगा, क्योंकि इनकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। शरीर की बाहरी सतह, बाल, त्वचा, रक्त वाहिनियां और बाहरी तंत्रिकाएं, जो नर्वस सिस्टम की हैं, जो बाहरी तंत्रिकाएं हुई, जो बाहरी रक्त वाहिनियां हुई और बाल हुई, त्वचा हुए, ये चूंकि खुले हैं और बाहरी भाग में है, इसलिए वो यांग के नेचर में कहलाए गए। और आंतरिक भाग के जो भी अंग हुए, जो चाहे आते हों, चाहे हड्डी हो, चाहे मस्तिष्क हो, चाहे मेरुरज्जु मतलब मस्तिष्क, ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड, जो आंतरिक अंग हैं, ये पोषण के आधार हैं, ये पोषण के आधार थे। तो ये पदार्थ और पोषण के आधार थे, इसलिए यह इन कहलाए। अब आंतरिक अंगों को हमने कहा कि आते, हड्डी और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सब जो है चूंकि अंदर थे, इसलिए ये पोषण के आधार थे, पोषण दे रहे थे, इसलिए इनको इनका नेचर कहा गया। लेकिन इनको भी दो भागों में बांट दिया गया। अब इन क्यों? क्योंकि आंतरिक अंगों में बहुत से अंग ऐसे हैं, उसमें सभी हैं, उसमें स्प्लीन भी है, लीवर भी है, गॉलब्लैडर भी, सारे चीजें हैं। तो उन अंगों को कैसे अलग अलग इन और यांग में डिफरेंशिएट किया गया, यह आगे विचार आया कि भाई इनको अंदर जो अंग है, क्या वो सारे इन हैं? अगर आंतरिक अंग हैं तो क्या वो सारे इन कहलाएंगे? बाहरी तो हम लोगों ने कह दिया कि बाहरी हमारे अंग हैं, वो बाह्य अंग हैं, इसलिए वो यांग हैं। लेकिन आंतरिक अंग जो, क्या वो सारे अंग इन कहलाएंगे या सारे यांग कहलाएंगे? अगर इन हम लोग कह रहे थे आंतरिक अंग इन है, तो इन फिर इनमें क्या या सारे ऑर्गन जो आंतरिक अंगों में स्थित हैं, क्या वो इन हैं? तो इसका प्रश्न उत्तर दिया उन्होंने वहां के
मनुष्यों ने वहां चाइनीज सिस्टम के जो दार्शनिकों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने दो भागों में बांटना शुरू किया, एक खोखले ऑर्गन और एक ठोस ऑर्गन। तो ये दो ऑर्गन का कंसेप्ट उन्होंने रखा। उस खोखले ऑर्गन को वो माना उन्होंने, खोखले मतलब इनको हॉलो ऑर्गन्स मान लिया। हॉलो ऑर्गन्स, अब आप हॉलो से आप समझिए, हॉलो ऑर्गन्स होगा तो अधिक विरल हो सकता है, अधिक हल्का हो सकता है। तो हम लोग अभी देख रहे थे कि ऊर्जा कॉम्परेटिवली हल्की है, पदार्थ जो इन नेचर का है वह भारी है। तो खोखले नेचर की वजह से एक कंसेप्ट ये भी आया कि खोखले नेचर है। तो खोखला माने अंदर से खोखला है। तो ये खोखले जो ऑर्गन कहलाए गए वो कैटेबलिज्म काम करते हैं। ये भी डिफरेंशिएट किया गया कि कैटेबलिज्म का काम खोखले ऑर्गन करते हैं। तो ये जो खोखले ऑर्गन हैं जो कैटेबलिज्म का काम कर रहे हैं वे यांग है। इनमें इनमें उन्होंने जब देखा तो डिफरेंशिएट किया कि ये इसमें बड़ी आंत है, इसमें छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन दोनों है। इसमें उन्होंने कहा गॉल ब्लैडर, इसमें उन्होंने स्टमक को माना, उसमें उन्होंने ट्रिपल वार्मर, क्योंकि ट्रिपल वार्मर एक नया कंसेप्ट था, तो और यूरिनरी ब्लैडर को माना। तो ट्रिपल वार्मर को एक नया कंसेप्ट है जो उन्होंने उनके द्वारा दिया गया कि ट्रिपल वार्मर एक कंसेप्चुअली है कि वो वैसे कोई अंग नहीं है, और तो अंग है लेकिन ट्रिपल वार्मर नाम का कोई अलग से अंग नहीं है। तो उन्होंने दार्शनिक चूंकि विचार था इसलिए उन्होंने शरीर को 3 भागों में डिफरेंशिएट किया। उन्होंने कहा कि अगर सर से लेकर के और आप सीने तक का एरिया है तो इसको आप अपर वार्मर माने, जिसको उन्होंने कहा इसमें लंग्स आते हैं, हार्ट आते हैं। तो जो मध्य का क्षेत्र था उसमें उन्होंने मध्य के क्षेत्र में जिसमें लीवर वगैरह है, ये स्प्लीन वगैरह है, तो ये इसको उन्होंने मान लिया कि यह हमारा मिडिल वार्मर है। और नीचे के जिसमें किडनी और यूरिनरी ब्लैडर और सब चीज आ रही थे तो उन्होंने उसको कहा कि ये लोअर वार्मर है। तो 3 वार्मर के रूप में उन्होंने एक विचार दिया और कहा कि यही वार्मर की वजह से आपके शरीर का टेम्परेचर 98.4 रहता है, ये बैलेंस करता है एक दूसरे के। तो अब तो जो कैटेबलिज्म काम करते हैं और बाहरी वातावरण से जो पदार्थ आ रहा है उसको उसको जो क्या करते हैं, प्रोसेसिंग के काम करते हैं। कैटेबलिज्म माने कोई प्रोसेसिंग करते हैं, उसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसको एक नए उसमें बनाते हैं। तो यानी ये जो कैटेबलिज्म का काम था उनको हॉलो ऑर्गन कहा गया और यांग कहा गया, यांग नेचर कहा गया। तो यांग नेचर कौन हुआ, जो खोखले ऑर्गन हुए और जो कैटेबलिज्म काम करते हैं। अब दूसरा ठोस ऑर्गन, उन्होंने कहा जो एनाबलिज्म काम करते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के 2 रूप हुए, एक कैटेबलिज्म, एक ब्रेक करना और फिर उसके बाद उसको एक नई वस्तु बनाना, सिंथेसिस जिसको कहना चाहिए। तो सिंथेसिस तो कोई करेगा, एनाबलिज्म करेगा, चीजों को जोड़ेगा भी तो, निर्माण भी तो करेगा। तो ये उन्होंने कहा वो ठोस ऑर्गन करते हैं, एनाबलिज्म काम करते हैं। तो ये कौन है, वो इन कहलाए गए। जैसे उसमें कहा गया लीवर आ गया, हृदय आ गया, स्प्लीन आ गया, किडनी आ गई, फेफड़े आ गए और पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम अलग से मानव शरीर विज्ञान या जो आधुनिक विज्ञान है वो उसमें पेरिकार्डियम को कहा तो गया है, अलग से ऑर्गन के रूप में नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी वो ऑर्गन इसलिए है कि वो हृदय के चारों ओर सुरक्षा कवच के रूप में है, तो वो पेरिकार्डियम है। तो वो मानव शरीर विज्ञान भी उसको मानता है, यानी वो एक अंग है, ये तो मानता है। तो पेरिकार्डियम को भी दार्शनिकों ने, चीनी दार्शनिकों ने इसको माना था कि ये क्या करते थे, पदार्थों से प्राप्त आवश्यक और पोटेंशियल ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। यानी ये सॉलिड ऑर्गन्स इन ऑर्गन है, एनाबलिज्म के काम करते हैं और ये जो पदार्थों से प्राप्त आवश्यक जो पोटेंशियल ऊर्जा है उसको संग्रहित कर लेते हैं। तो हम लोगों ने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करेंगे तो वो इन ऑर्गन है, वो इन कंसेप्ट है, इन विचार है, इन प्रकृति है। तो वही इनमें आया कि जो यह जो है जो पोटेंशियल एनर्जी को संग्रहित कर रहे हैं वो
इनऑर्गन है और वो सॉलिड ऑर्गन है और वो एनाबॉलिज्म के काम करते हैं। ये डिफरेंशिएशन के आधार पर उन्होंने 6 ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया। अब ये विचार करें कि हम लोग शरीर में क्या है, शरीर के अंदर रक्त है, शरीर में एक मॉइस्चर है और ऊर्जा है, तीनों चीजें हैं। शरीर में रक्त है और की, जिसको की कह रहे हैं या ची कह रहे हैं, क्यू आई जिसको बोलते हैं, क्यू आई माने ची भी हो सकता है और की भी, प्रोनाउंसिएशन की भी करते हैं, ची भी करते हैं। तो ये ची, एक तो ची हुआ और एक रक्त हुआ, तो एक मॉइस्चर हुआ, ये आप तीन। तो लेकिन अभी रक्त और ची की बात कर लेते हैं। तो रक्त क्या है? रक्त अगर इनको परिभाषित कर रहा है, इनके नेचर को बता रहा है, तो ची क्या कह रहा है? ची यांग के नेचर को बता रहा है। तो शरीर में जो रक्त है और ची है, वो दोनों इन और यांग, इनको और यांग को मतलब अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये नहीं कि ये इन यांग है, लेकिन इन और यांग को अभिव्यक्त कर रहे हैं, उसका मैनिफेस्टेशन, उसको बता रहे हैं कि ये इस नेचर का, नेचर की बात हम करते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि इन और यांग है, बस ये इन नेचर की है और ये यांग नेचर की है। तो इन जो है, इन रक्त जो था वो इन प्रकृति का है और ची जो है वो ची या की, वो जो है प्रकृति है उसका, वो यांग प्रकृति की है। रक्त क्या करता है? रक्त की प्रकृति इन है और तो रक्त में दो काम हुए, एक तो रक्त स्वयं है, तो रक्त का जो है वो तो इन है, उसकी प्रकृति इन की प्रकृति है, लेकिन जो उसका सर्कुलेशन हो रहा है, वो सर्कुलेशन कौन करा रहा है? वो ची करा रहा है। तो सर्कुलेशन जो है वो यांग के लिए, वो सर्कुलेशन के लिए इन यांग प्रकृति है, वो यांग प्रकृति सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन जो उसका मूवमेंट हो रहा है वह ऊर्जा के माध्यम से हो रहा है, वो ची के नेचर का है। अब कफ, अगर कफ कहें तो कफ भी प्रकृति, कफ की प्रकृति क्या है? कफ की प्रकृति भी तो इन है, क्योंकि कोई पदार्थ है तो पदार्थ तो इन है, तो कफ की प्रकृति भी इन है, लेकिन उसका जो सीक्रेशन हो रहा है और उससे जो मूवमेंट हो रहा है वो यांग नेचर का है। कफ बना लेकिन निकला, जो मूवमेंट हुआ वो मूवमेंट यांग नेचर का हुआ। जो उसका श्रवण हुआ, सीक्रेशन हुआ, कहीं से निकला, वो बना, सिंथेसिस हुआ, वो जो है वो यांग नेचर का हो गया। पेशाब, यूरिन, जिसको यूरिन और पसीना दोनों है तो इन नेचर के, क्योंकि दोनों पदार्थ है, लेकिन जो यूरिन बनने की प्रक्रिया है फिल्ट्रेशन प्रक्रिया कहलाएगी, जो फिल्ट्रेशन प्रक्रिया है, और पसीना बनने की जो गर्मी है, पसीना तभी बनेगा जब उसमें कोई गर्मी आएगी, तो जो पसीना बनने की जो गर्मी है वो यांग नेचर की है। तो इसलिए इन और यांग दोनों का समन्वय, बिना दोनों के संभव ही नहीं है कोई काम हो पाना। अगर पसीना बन रहा है तो पसीना तो इन होगा, लेकिन पसीना बनने की जो प्रक्रिया हुई वो यांग नेचर की हो गई। यूरिन तो स्वयं में इन हो गया, लेकिन यूरिन बनने का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो यांग नेचर का हो गया। तो देखिए, कोई भी पोषक तत्व आप ले लीजिए तो वो तो खुद इन हो जाएगा, लेकिन उसके जो पाचन की प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगा, वो यांग नेचर का हो जाएगा। तो अब जल भी तो इन है, जल भी पदार्थ है, जल भी इन है, तो जल की भांति रक्त भी इन प्रकृति का है। लेकिन फिर वही विचार दार्शनिकों ने दिया, कहा कि ना, ये हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इन नेचर, इसीलिए कह रहे हैं कि यह इन नेचर का है। रक्त, चाहे रक्त हो, चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे पसीना हो, चाहे यूरिन हो, कोई भी चीज इन नहीं है, इन नेचर की है। यहां समझना आवश्यक है, क्योंकि इन वास्तव में रक्त नहीं है, रक्त वास्तव में इन नेचर का है, रक्त इन नहीं है। क्यों? इन न तो रक्त के समान है और न रक्त है। इन क्या है? इन तो प्रकृति की एक ऐसी सत्ता है, सार्वभौमिक सत्ता है,
इसलिए जब भी कभी संदर्भ में बात करते हैं तो हम इन और इनकी प्रकृति और यांग की प्रगति की बात करते हैं। तो इन तो एक ऐसा विचार है कि प्रगति की दो अविभाज्य जो प्रगति अविभाज्य है उसकी दो सत्ताएं हैं, इन और यांग। इसलिए कोई भी चाहे रक्त हो चाहे पदार्थ हो चाहे वो, उनको आप इन नेचर के कह सकते हैं, इन नहीं कह सकते, नहीं उसको यांग नेचर का कह सकते हैं। क्योंकि इन और यांग दोनों एक दूसरे की एक सतत प्रक्रिया में चलने, सचल प्रक्रिया में चलने वाली दो स्थितियां हैं। वही इन यांग में परिवर्तित हो जाएगा और यांग फिर इन में परिवर्तित हो जाएगी। जो पदार्थ है वो इन नेचर का हो गया, और जो ची है, जो की जिसको बोलते हैं ची या की, वो कि रक्त या पेशाब या पसीना कोई भी कह लीजिए, उसको गति देने का काम ची का। ये भी समझना हम लोग बहुत आवश्यक हो गया है कि रक्त, शरीर में जो रक्त है और ची है उसको अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों? दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये इसीलिए कहा गया था प्रारंभ से ही कि इन और यांग दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, परस्पर विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग स्थितियों को दर्शाते हैं, लेकिन बिना एक के दूसरे के काम नहीं चल सकता है। दोनों को विभाजित कर देंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा, ना तो इन नेचर का काम हो पाएगा ना यांग के नेचर का काम हो पाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास रक्त है तो इन है आपके पास, इनके नेचर के एक चीज है, पदार्थ है। अब यांग अगर आपके पास नहीं है और यांग को आपने पृथक कर दिया तो उसको गति कौन देगा? गति देने के लिए यांग ही तो ची को दे रही है, ची को शक्ति, ची की शक्ति यांग है, तो की और ची की शक्ति यांग है, इसलिए बिना यांग के इनका अस्तित्व नहीं रह पाएगा। रक्त रहेगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा, रक्त गतिहीन हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर आपके पास ची है यानी यांग नेचर है तो क्या होगा? और रक्त नहीं है तो उसके पास आधार ही नहीं होगा, किसको मूवमेंट देगा? रक्त नहीं है और आपके पास यांग है, आपने पृथक कर दिया, यांग को अलग कर दिया, ची को, इनको अलग कर दिया, तो इन नेचर का जो रक्त है वो है ही नहीं, तो यांग नेचर का जो ची है वो किसको गति देगा? उसको गति दे ही नहीं पाएगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये हमेशा विचार आना चाहिए। और समझने के लिए बहुत यही सिद्धांत है कि दोनों का एक दूसरे के साथ ऐसा है जो जिसको बिल्कुल जुड़ाव है, जो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अब इस अवधारणा पर क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकला कि इन और यांग जो प्रकृति की दो सत्ताएं हैं वो क्या करती हैं? वो जो हमारे शरीर में ची और रक्त है इनको जन्म दे रही हैं, और बाद में ये ची और रक्त बाद में विकसित हो जाते हैं, बाद में ये स्वयं विकसित हो जाते हैं। और इस विकास कैसे होता है? उसी प्रकार होता है जैसे कोई गर्भस्थ शिशु है तो उसको जन्म तो दिया, जन्म के बाद आया और फिर उसका वो अपने आप में विकास करने लगता है। तो उस प्रकार वो ये दोनों इन और यांग के नेचर से जन्म लेते हैं, लेकिन बाद में स्वयं विकसित होना शुरू हो जाते हैं। तो शरीर में हमारे क्या है? शरीर में हमारे रक्त, हम उनका रक्त है और ची है, और एक मॉइस्चर भी है। बिना मॉइस्चर के हमारा काम नहीं चल सकता। तो रक्त है, ची है और मॉइस्चर है। तो ये हम जब तुलना कर रहे थे ब्रह्मांड से तो हम मान रहे थे ना कि ब्रह्मांड में जो चीजें हैं, और ये आयुर्वेदिक सिद्धांत था, लेकिन इस चाइनीज सिद्धांत भी ये मानते थे वो भी
कि प्रकृति के साथ संतुलन आवश्यक है। तो प्रकृति की जो चीजें हो वही तो तभी संतुलन होगा जब प्रकृति की चीजें हमारे अंदर भी हो। तो जो मॉइस्चर है और जो रक्त है और ची है, मॉइस्चर, तीन चीजें हैं। तो अब उससे तुलना अगर पृथ्वी में करें तो क्या है, पृथ्वी में क्या है, थल है, वातावरण है और सागर है। थल है, वातावरण है और सागर है, तीन चीजें हैं। तो वहां भी है, रक्त है, ची है और हमारे पास मॉइस्चर है। तो रक्त क्या है? रक्त जो है टिश्यू या शरीर का जो भौतिक रूप है, टिश्यू माने भौतिक रूप। तो इस शरीर के भौतिक रूप को नियंत्रित करने के लिए कौन है? रक्त। अगर रक्त नहीं होगा तो शरीर का जो भौतिक रूप है, टिश्यू है, वो डेवलप नहीं करेगा, वो अपने में कायम नहीं रह पाएगा, वो अपने को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ये जो भौतिक रूप है, तो रक्त क्या है? शरीर के भौतिक रूप के रूप में। तो ये आप उस तरह माने कि रक्त अगर शरीर के भौतिक रूप का नियंत्रण कर रहा है तो वो उसी प्रकार कर रहा है जैसे थल कर रहा है, जैसे पृथ्वी में थल कर रहा है। थल है, वो भौतिक रूप है, तो भौतिक रूप थल हो गया, तो वो रक्त हो गया। अब ची क्या है? मॉइस्चर क्या है? मॉइस्चर उसी प्रकार है जो शरीर के आंतरिक वातावरण को नियंत्रित कर रही है। मॉइस्चर अगर नहीं है तो शरीर का आंतरिक वातावरण नियंत्रित नहीं रह पाएगा। तो इसलिए जो भी मॉइस्चर शरीर के अंदर है वो नियंत्रित कौन कर रहा है? वह सागर, जो आंतरिक सागर की तरह है। जैसे बाहरी सागर है, जैसे संसार में पृथ्वी के साथ वहां का पृथ्वी कहा, पृथ्वी के साथ थल कहा गया और सागर कहा गया। तो सागर की जो भूमिका है वो मॉइस्चर की भूमिका है, मॉइस्चर के रूप में सागर है। दो चीजें हो गई। अब एक वातावरण क्या है? तो ये जो वातावरण क्या काम करता है? वह अनेक चीजों को विकसित करता है, नियंत्रित करता है। वो थल को भी नियंत्रित करता है, वो जल को भी नियंत्रित करता है। तो ची क्या है? शरीर के आकार को, उसकी क्रिया को और स्वयं के उनको व्यवस्थित रखने के कार्य को नियंत्रित करता है, संभालता है। तो इसलिए उसका नेचर उसी तरह है जैसे वातावरण। तो ची वातावरण के रूप में है। हालांकि ची को केवल इतना ही नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वातावरण को भी केवल इतना नहीं कह सकते। वातावरण माने वातावरण में जो वातावरण हम लोग पृथ्वी का बोल रहे हैं उसमें सागर और थल दोनों को नियंत्रित करने की क्षमता है, और वो उतना नहीं है। तो इसलिए ची को भी केवल आप इतने पर, यद्यपि आप उसकी तुलना करते हैं कि वो ची उसी प्रकार है जैसे वातावरण है, लेकिन ची इतना ही नहीं है। वह संपूर्ण रूप से, वो रक्त भी है, वह मॉइस्चर है, और वो ची है, वो थल है, वो सागर है, वो वातावरण है। ये समग्र रूप को अभिव्यक्त कर रहा है। क्यों? वो यांग के रूप में भी है, यांग की प्रकृति के रूप में है। इसलिए वो ची की नेचर जो है, वो चीज समग्र रूप में सब कुछ है। लेकिन जब अलग से तुलना के रूप में आप करेंगे तो शरीर के और पृथ्वी के वातावरण को समझने के लिए आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जहां थल है वो हमारे यहाँ रक्त के रूप में है, जो वहां का वातावरण है वो ची के रूप में है, और जो बाहर सागर है वो हमारे यहाँ मॉइस्चर के रूप में है। ये अवधारणा के रूप में, क्योंकि ये अवधारणा है, इसको समझना इसलिए कि इसी समझने पर बहुत अधिक विचार आते हैं। अब शरीर में बिना अगर उचित मॉइस्चर नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मान लीजिए शरीर का उचित मॉइस्चर ना हो, क्यों मॉइस्चर आवश्यक है? अगर ये उचित मॉइस्चर शरीर में नहीं हो, जिसको गीलापन बोलते हैं, अगर ये गीलापन नहीं है, तरलता नहीं है, तो क्या होगा? ची गर्म होकर के आंदोलित हो जाएगी, और अब जब ची गर्म हो जाएगी तो रक्त सूख जाएगा। तो रक्त सूख जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि जीवन कैसे होगा। तो रक्त को तरल होना चाहिए, रक्त तो बहना चाहिए। तो यानी मॉइस्चर की आवश्यकता इसलिए है कि वो ची को नियंत्रित रखे, उसको गर्म न होने दे, ताकि
उसकी गर्मी से रक्त न सूखने पाए, तो इसलिए उसकी आवश्यकता है। अगर रक्त नहीं है, मान लीजिए रक्त कम हो गया, तो ये मॉइस्चर में बिखराव हो जाएगा। इस मॉइस्चर, रक्त नहीं होगा तो इस मॉइस्चर में बिखराव होगा और ची जो है छितरने लगेगी। जहां मॉइस्चर का बिखराव हुआ तो ची भी इधर उधर, ची का मूवमेंट भी बैलेंस नहीं रह पाएगा। ये इसका अर्थ है। छितराव माने ची का नेचर बैलेंस नहीं रह पाएगा। अगर मॉइस्चर, अगर बिना रक्त के मॉइस्चर रहेगा तो ची के नेचर में परिवर्तन आएगा, बिखराव आएगा, वो उसके मूवमेंट को बैलेंस करना मुश्किल होगा। अगर ची नहीं है तो मॉइस्चर और रक्त, अगर ची नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि न मॉइस्चर का मूवमेंट हो सकता है न रक्त का मूवमेंट हो सकता है। दोनों का मूवमेंट रुक जाएगा, गति नहीं होगी तो जम जाएंगे। तो रक्त, मॉइस्चर और ची तीनों की उपस्थिति जीवन के लिए आवश्यक मानी गई है। यही अवधारणा इसमें है। तो आज के इन यान के इस पर हम लोग इतना ही विचार करते हैं। शेष अगले चरण में हम लोग देखेंगे, तीसरे भाग में।